हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धनदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको एनटी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रहा हूँ पूरी डिटेलिंग के साथ। और मैं हर एक वीडियो में स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बन रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एंशंट की अलग, मिडेवल की अलग, मॉडर्न की अलग, जिसमें ये एंशंट की सीरीज़ है जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं एनटीयूजीसी नेट के यहाँ देख सकते हैं आप। एक मिनट मैं पेंसिल ले लूँ। एनटीए यूजीसी नेट के जून 2013 के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और इन क्वेश्चंस को आप पूरी तरह डिटेलिंग के साथ यहाँ करते हैं, सॉल्व करते हैं, और इससे निश्चित रूप से आपके एनटीयूजीसी नेट की तैयारी में चार चांद लग सकते हैं। और कई बार नेट के सवाल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट पूछा जाता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो हर हालात में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ जितने भी लोग नेट क्वालिफाई करते हैं, आप उनसे किसी से भी आप सलाह कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं और उनके इंटरव्यूज़ को देख सकते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि एनटीयूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमें क्वेश्चंस की समझ हो जाती है कि आखिर यूजीसी नेट हमसे किस तरह के क्वेश्चंस की डिमांड कर रहा है, किस तरह की नॉलेज की डिमांड कर रहा है ना। और साथ ही ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ मैं। आप चाहें तो इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद ये है मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप इस चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें। और चैप्टर वाइज नोट्स भी मैं इसमें उपलब्ध कराऊँगा पीडीएफ के साथ। और जितने भी क्लास हैं वो एग्ज़ाम से पहले मैं कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। तो आइए चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ, जो कि जून 2013 के होंगे एनटीयूजीसी नेट के। तो हमारा आज का सवाल है, देखिए पहले ही सवाल आपको कथन और तर्क पर आ गया है कि कथन क्या है कि नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि नवपाषाण युग के बाद जो है कि कौन सा युग आया था, धातु युग आया था। हम लोग जानते हैं कि इस काल को कितने क्रम में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल है ना। पाषाण काल कितने काल में है, तो पूरा पाषाण काल है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन नोट लेकर के बैठे ताकि आपको इसे नोट करने में आसानी हो। पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया, इसके बाद आया मध्य पाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल। उसके बाद कौन सा काल आया, उसके बाद आया नवपाषाण काल, है ना, नवपाषाण काल। और इसी नवपाषाण काल के बाद आपको धातु युग आया। ठीक है, हालांकि इसके बीच में और जो भी धातु आए वो अलग अलग आए, कांसे का उपयोग हुआ, तांबे का उपयोग हुआ, फिर लोहे का उपयोग हुआ, तो ये सब धातु का उपयोग हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, दूसरा कथन भी इसका पढ़ा जाए या तर्क पढ़ा जाए कि कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी साथ साथ चलता रहा। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि नवपाषाण युग के बाद जो है कि धातु युग आया और कुछ समय तक जो है कि पाषाण काल उपकरणों का प्रयोग भी साथ साथ चलता रहा। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नवपाषाण काल के बाद जैसे ही धातु युग आया तो नवपाषाण काल तक भी लोग पत्थर के औजार बना रहे थे। ठीक है, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल होता था, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल होता था, और साथ ही साथ धातु का भी इस्तेमाल धातु के भी औजार बनने लगे थे। तो ये दोनों ही औजार, पत्थर के भी औजार और धातु के भी औजार, है ना, धातु के भी औजार, ये दोनों ही औजारों का इस्तेमाल हमारे पूरा पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और धातु युग में हो रहा था। तो ये दोनों बात सही है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर की सही व्याख्या ए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ यहाँ तो दिए गए हैं कि कौन से वस्तु हमें कहाँ से मिली है ना, ये सब वस्तु के नाम है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये उनके स्थान है कि हमें वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो घोड़े की जो मृण मूर्ति है, घोड़े की मृण मूर्ति ये हमें मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदारो से। और आला युक्त जो मृण पहिया है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनवाली से। ठीक है ना, आला युक्त मृण पहिया हमें बनवाली से प्राप्त हुआ है। और यज्ञवेदी जो है वो हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है ना। यज्ञवेदी कहाँ से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से, और कहीं कहीं लोथल से भी प्राप्त हुआ है। तो अगर आपके ऑप्शन में कालीबंगा ना हो यज्ञवेदी का तो आप लोथल के साथ भी जा सकते हैं।
और संवर्धन एच है ना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो आइए अब इसी कूट को हम लोग सही कूट देखें कि इसमें ये कूट फिट होता है। तो ये कूट फिट होता है ऑप्शन नंबर ए में, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, यही हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जो है कि कूट से संबंधित है, इसे भी हमें मिलाना है। एक तरफ खोजकर्ता का नाम है और दूसरी तरफ उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी उनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स ने क्या किया था, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की थी। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, तो जेम्स प्रिंसेप ने सिंधु घाटी की लिपि का ये किया था उद्घाटन, है ना, यहाँ लिखा होगा सिंधु घाटी, ये रहा सिंधु घाटी लिपि का उद्घाटन किया था, या उद्वाचन, सॉरी गलत पढ़ रही मैं, उद्वाचन किया था। कनिंघम ने क्या किया था, तो कनिंघम ने भारतीय सिक्के, इनका संबंध किससे है, भारतीय सिक्के से है। यहाँ थोड़ा सा गिजमिज हो रहा है इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऑडियो पे भी आप लोग ध्यान देंगे। और सर जॉन मार्शल ने क्या किया था, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कुछ खोज किया था। ठीक है, तो इसका सही कूट होगा, इसका सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, इसका सही कूट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी एक तरफ सूची 1 और सूची 2 है ना, एक तरफ सूची 1 और सूची 2 है। यहाँ हमें ब्रह्मदत्त को मिलान करना है, जरासंध को मिलान करना है, जन्मेजय को मिलान करना है, अश्वपति को मिलान करना है, और दूसरी तरफ राज्य दे रखे गए हैं, यानी कि एक तरफ नरेश, नरेश मतलब क्या होता है, राजा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, राज्य। तो कौन सा राजा किस राज्य से संबंधित था उसका मिलान हमें करना है। ठीक है, तो ब्रह्मदत्त जो है वो उनका संबंध कहाँ से है, वो उनका संबंध है काशी से। ठीक है, उनका संबंध कहाँ से है, काशी से। उसके बाद जरासंध, जरासंध का संबंध, चूँकि इनका उल्लेख महाभारत में भी देखने को मिलता है, तो जरासंध का संबंध है जो है वो मगध में है। कहाँ है, मगध में, जरासंध का संबंध मगध में है। जन्मेजय, जन्मेजय का संबंध जो है ये है कुरु से। ठीक है, और अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो अश्वपति कैकेय के शासक थे। तो इसका भी सही कूट मिलान करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के, है ना, प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने थे, सोना के, चांदी के, तांबा के, या तांबा और चांदी के। ठीक है, तो हमारे जो प्राचीनतम भारतीय सिक्के जो मिले हमें प्राप्त हुए हैं वो तांबा और चांदी दोनों के ही मिले हैं। सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन है, तो हमें पता है सबसे प्राचीनतम सिक्के जो हैं वह आहत सिक्के हैं। आहत सिक्के को आहत नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस सिक्के पर हम लोग, इस सिक्के को बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, ठप्पा मारकर बनाया जाता था, है ना, ठप्पा मारकर, ठप्पा मारकर या उकेड़ कर, किसी चीज़ को उत्कीर्ण कर कर, उत्कीर्ण करके, ठीक है, ठप्पा मारकर, उत्कीर्ण कर कर, या किसी सांचे में ढालकर, ठीक है ना, या किसी सांचे में ढालकर। ठीक है, इसके बाद इसमें आह सिक्के में जो कुछ चिन्ह होते थे, कौन कौन से चिन्ह बने होते थे, कुछ इम्पोर्टेंट चिन्ह, जैसे मछली के चिन्ह होते थे। ठीक है, मछली के चिन्ह के अलावा चंद्राकार होता था। ठीक है, त्रिकोण भी होते थे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे शेप, आकार, और चिड़िया होती थी, चिड़िया का भी फोटो मिला है सिक्कों पर, और स्वास्तिक का चिन्ह भी था, कहीं कहीं स्वास्तिक का भी चिन्ह हमें देखने को मिलता है। और आहत सिक्के का जो उद्गम है, या जो हमें जब से प्राप्त होता है, ये हमें मौर्यों के समय से प्राप्त होता है। कब के समय से प्राप्त होता है, मौर्यों के समय से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको मेरा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक बेहतर मार्गदर्शन
दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीताकढ़, है ना, मौर्य काल में सीताकढ़ लागू होता था। किस चीज़ पर लागू होता था मौर्य काल में सीताकढ़, है ना? तो मौर्य काल में सीताकढ़ जो लागू होता था वो लागू होता था राज्य स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर, ठीक है ना। किस भूमि पर लागू होता था? राज्य स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर इसे लागू किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन कहीं का यूजीसी ने जब इसका एग्ज़ाम लिया था तो इसकी जगह पर इसने इसको क्या कहते हैं बी वाला ऑप्शन माना था, है ना, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली कृषि भूमि, इसे माना था। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार क्रम दीजिए। यह हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए इसे हम लोग फिट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं शासक के हिसाब से 1 नंबर पर पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। दूसरे नंबर पर अग्निमित्र, ठीक है। तीसरे नंबर पर सुज्येष्ठ आते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पर सुमित्र। तो ये कूट आप लोग देख लीजिए, ये कूट जिस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में देखने को मिलता है हमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल में। भारतीय ज्योतिष शास्त्र, है ना, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रोमक सिद्धांत, देखिए यहाँ लिखा गया रोमक सिद्धांत के संकेत है। तो रोमक सिद्धांत का जो संकेत है वो हमें किससे प्राप्त होता है? वह हमें यूनानी प्रभाव से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये हमें किससे प्राप्त होता है? रोमन सिद्धांत जो है ये हमें यूनानी प्रभाव से प्राप्त होता है। और इस चीज़ को कहाँ एकदम स्पष्ट स्वीकार किया गया है? तो गार्गी संहिता में, है ना, गार्गी संहिता में इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, देखिए यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राज्य और जगह स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ जो है कि वो कहाँ पड़ता है, वो स्थल या वो चीज़, वो स्थल वो हमें किस राज्य में प्राप्त होंगे या हम लोग उसे कहाँ खोज सकते हैं, देख सकते हैं। तो विक्रमशिला का संबंध कहाँ से है? तो विक्रमशिला का संबंध बिहार से है, ठीक है ना। कहाँ से संबंध है? बिहार से। उसके बाद बल्लभी का संबंध कहाँ? बल्लभी कहाँ है? बल्लभी है गुजरात में, यहीं पर जैन संगीति भी हुई थी, ठीक है। बेसनगर कहाँ है? बेसनगर एक अभिलेख है, तो बेसनगर है मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में बेसनगर। उसके बाद नागार्जुन कोंडा, ये कि आंध्र प्रदेश में। यानी ए का 4 है, देखते हैं किस ऑप्शन में ए का 4 दिखता है। ए में, उसके अलावा और किसी में नहीं है। तो ये हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्राचीनतम सती का प्रमाण मिलता है ना। तो किस में मिलता है? तो ये हमें भानुगुप्त का एरन अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख या एरन स्तंभ लेख में मिलता है। भानुगुप्त जो थे ये 510 ईस्वी में, है ना, 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। और इसमें जो कि हर्ष की जो माता थी यशोमती, वो इसमें सती हो गई थी। हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि अंतिम हिंदू शासक था, है ना। हर्षवर्धन की माता यशोमती, है ना, क्या हो गई थी? सती हुई थी। सती हुई थी। कब हुई थी? क्या डेट है बताइए? अभी मैंने रिपीट किया, इसका डेट है 604। इन्हीं का वर्णन भानुगुप्त के इसमें मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी मिलान करने को है। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है, ठीक है। तो एक तरफ जो है कि शासक दिए रखे गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित शिलालेख दिए गए हैं। तो कुमारगुप्त एक का संबंध जो है वह बिलसद अभिलेख से है। किससे है? कुमारगुप्त एक का संबंध जो है बिलसद अभिलेख से है, ठीक। कुमारगुप्त द्वितीय का जो संबंध है वह सारनाथ से है। किससे है?
सारनाथ से। कुमारगुप्त द्वितीय का संबंध सारनाथ से मिलता है। ब्रह्मगुप्त का संबंध किससे है? ब्रह्मगुप्त का संबंध एरन से है। कहाँ से है? एरन से, ठीक है। और परातांग का संबंध किससे है? परातांग का संबंध है उत्तर मेरूर शिलालेख से, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे डी का 1 है वही उत्तर हमारा सही होगा, लेकिन यहाँ तो डी में एक 3 ऑप्शन में दे रखा गया है, तो हम लोग अपने कूट से मिला लेते हैं। ए का दो जिसमें है, देखें ए का 2 किस में है? ए का 2 केवल ऑप्शन नंबर 1 में है ना। तो यहाँ इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो हमें इन्हें कूट वाइज यानी कि अकॉर्डिंग से सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर तो आ जाता है सिंह विष्णु का, ठीक है। सिंह विष्णु जो है वह पहले नंबर पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं महेंद्र वर्मन। कौन आते हैं? महेंद्र वर्मन। तीसरे नंबर पर आते हैं नरसिंह वर्मन 1, ठीक है। और चौथे नंबर पर आते हैं परमेश्वर वर्मन 2। यही इनका अकॉर्डिंग मतलब से क्रम अनुसार है। और ये ऑप्शन आप ये कूट को फिट करके देख लें, इन चारों ऑप्शन में किस में फिट हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है। तो ए ही इसका सही कूट होगा, है ना। ए ही इसका सही कूट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के राजाओं के निरंतर संघर्षरत रहने का क्या कारण था? यानी दक्षिण भारत के जो शासक थे, जो राजा थे, उनके लगातार संघर्षरत रहने का क्या कारण था? तो उनके लगातार संघर्षरत रहने का कारण था ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा नदी और उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा। क्योंकि जिन शासक का नियंत्रण गोदावरी और कृष्णा नदियों पर हो जाता था या उसके आसपास के क्षेत्रों पर हो जाता था, तो उनका अधिकार जो है लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत पर करना आसान हो जाता था, ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। तो आपको ये सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में बताएं, और बिंदास हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। अगर आप अपने तैयारी को बेहतर दिशा देना चाहते हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।